हाँ, कि ये पहले सब मीटिंग तय हुई है, टेलर मेड, इसमें कुछ नहीं है। गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो नई पार्टी बनाएंगे, सब पार्टियां उसमें मदगम होंगी, वो सीएम होंगे, वो बीजेपी उनको चाहती है चीफ मिनिस्टर बनाना और डिप्टी बीजेपी को होगा। सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान शामिल थे और इस मीटिंग में जिस समय प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग को शुरू किया तो इस मीटिंग की शुरुआत में जो पहली शख्सियत जो बोली वो थे राज्यसभा में एक लंबे समय तक रहे नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब आज हमारे साथ हैं। टेलीविजन चैनलों पर इनके बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ अलग और उनसे कुछ हटके आजाद साहब से पूछा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजाद ये साहब फरमाइए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या माने कि ये जो मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का असल मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जो है डिलिमिटेशन के बाद कराना तय हैं, तो आप तमाम लोगों से सहमति बनाई जा रही थी कि क्या आप इलेक्शनों के लिए तैयार हैं या वाकई आपके दिलों की और आपके दिमाग के अंदर जो कुछ था उसको सुनने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था? मेरे ख्याल में दोनों हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती। लेकिन मैंने आज सुबह भी एक टेलीविजन चैनल में बताया कि उन्होंने पूछा कि भाई अचानक क्यों मीटिंग बुलाई। मैंने कहा शायद अचानक इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि अचानक 370 और स्टेट तोड़ दी गई थी, तो कोई अचानक से लेना देना है इसका। तो जैसे किसी को खबर नहीं थी उस वक्त, तो ये भी खबर नहीं थी। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, अच्छा किया, अच्छे वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई और मेरे ख्याल में खुले दिल से, खुले दिमाग से सरकार ने भी सुना इसको और जो लीडर्स थे, खास तौर से हमारे जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी दूसरी और सीपीआई, तो खुले दिल से बातचीत हुई। वरना कभी डर होता है, खौफ होता है, नहीं होगा, नहीं बात उठाई कि वह नहीं है एजेंडे के, क्या बात करें। गृह मंत्री ने कहा एजेंडा आप लोग हो, जो आप चाहो एजेंडा तय करोगे वही एजेंडा है, जो आप लोग बोलना चाहोगे तो हमें मंजूर है और दिल में कुछ नहीं रखना। हम सुनने के लिए आए हैं, हम खाली यहाँ कंट्रोल करने के लिए नहीं आए। और मुझे खुशी है कि मेरे साथियों ने, मुझे तो बहुत मौके मिले थे पार्लियामेंट में बात करने के लिए, लेकिन मेरे साथियों ने बहुत अच्छी खुलकर, जम्मू कश्मीर के हमारे साथी फारूक साहब हुए या पीडीपी के या सीपीएम के लोग या बाकी या उमर साहब, बाकी सब साथियों ने, अपनी पार्टी के लोगों ने, दूसरी पार्टी में बीजेपी के लीडरों ने भी अच्छी बात की। तो एक वातावरण में बात की, सबके दिल में जो रोष था, गुस्सा था, नाराजगी, वो निकाली। जिन हालात में जम्मू कश्मीर के लोग आज से नहीं 70 साल से गुजरे, 70 साल से जो मुश्किलात जम्मू कश्मीर के लोगों को सामना करने पड़े, चाहे वो बाइकआउट के, चाहे वो लाठी चार्ज के, चाहे वो 144 के, चाहे बंद रखने के लिए, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हूँ, बाकी चीजें हूँ, या स्टेटहुड छीनने का हो, 370 छीनने का हो, पुलिस राज हो, या आजकल अफसर राज हो, ये सब चीजें हम लोगों ने बता दी। अच्छा आजाद किसी साहब, किसी जैसे आप कह रहे हैं कि आपने तमाम चीजें उन्हें बताई, लेकिन आप मैंने नहीं, सब ने, मैंने मैं नहीं, कह रहा सब हूं कि पार्टीज। तमाम तमाम लोगों ने बताई। आजाद साहब, जैसा कि देखने को मिला कि राज्यसभा से जिस वक्त आपको अलविदाइया दिया जा रहा था तो प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए और बहुत सारी बातें उन्होंने आपको लेकर कही और उसके बाद काफी देर तक जो है असमंजस बना रहा। फिर कांग्रेस के अंदर भी G21 को लेकर बातचीत चलती रही। अब लोग ये समझना चाहते हैं कि ये ऑल पार्टी मीटिंग जो आज सजी, ये जो आज टेबल सजा, इस टेबल के सजाने में केवल
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, MOSN, PMO ही शामिल थे या कहीं बैक रूम में गुलाम नबी आजाद का भी इसमें कोई बड़ा हाथ था, बड़ा रोल था? पहले तो मैं पहली बात शुरू करूंगा, उस रोने धोने को सभी लोगों ने मिसअंडरस्टैंड। डिफरेंस, फर्क इतना है बाकी लोगों के मोदी जी को जानने में और मुझे, मैं मोदी जी को जरा उनसे पहले जानता हूँ जी, क्योंकि 99 98 में मैं जब जनरल सेक्रेटरी था तो मोदी जी भी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। 98 की बात कर रहा हूँ जी। मैं 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं 98 की बात कर रहा हूँ जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो भी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। सो बहुत सारे चैनल्स पे डिस्कशन में हमने दोनों हिस्से लिए और आमने सामने, और गुस्सा भी किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब बड़े चैनलों के डिस्कशन होता है, या तो पहले चाय पिलाई जाती है कमरे में बैठकर या बाद में पिलाई जाती है, फिर वो डिस्कशन में टाइम लग जाता है, तो कहीं कहीं एक एक घंटा लग जाता है, जब बुलाएंगे तो तब जाएंगे। तो आपको एक दूसरे से मिलने मिलाने का मौका मिलता है। फिर ये जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं हेल्थ मिनिस्टर था, तो हेल्थ मिनिस्टर, मेरे हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते हर चीफ मिनिस्टर से 10-15 दिन में एक चीफ मिनिस्टर से बात होती थी, सेहत के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चे अपने बच्चों के बारे में नहीं, जो हिंदुस्तान में बच्चे छोटे मरते हैं लाखों की तादाद में वगैरह। तो अगर आपकी हर 15 दिन में हर चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए, जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, CPM का हो, साउथ का हो, नॉर्थ को, तो आप एक दूसरे को तो अंडरस्टैंड करते ही। और जब यहाँ सरकार बनी तो मैं राज्यसभा का लीडर बना, अपोजिशन लीडर, लोकसभा में कोई लीडर नहीं था, तो इसलिए एक तरीके का वो फोकस राज्यसभा पर लीडर रहा, और वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए जो मीटिंग होती थी सेशन, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में, तो हमको एज लीडर ऑफ अपोजिशन उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। तो बातें, इंसान, आखिरकार हम इंसान हैं। वो उस अपने पद में है, मैं अपने पद में हूँ, वो अपनी पार्टी की रक्षा करते हैं, हम अपनी पार्टी की रक्षा करते हैं, जब पार्टी की बात आए तो। लेकिन आप जानते हैं एक दूसरे, तो इसी का जिक्र प्राइम मिनिस्टर उस दिन कर रहे थे कि भाई मैंने गुलाम नबी आजाद को देखा कि जब चीफ मिनिस्टर ये थे और गुजरात की बस पर ग्रेनेड मरा और वो लोग मरे, तो मैंने जब फोन किया था तो गुलाम नबी आजाद रो रहे थे बिल्कुल ये बात कही जैसे। जी। और वो जाहिर है, इतने मेरे पास लाशें थी, लाशें, और बच्चे मेरे टांगे पकड़कर रो रहे थे, हमारे पापा दे दो, हमारी मम्मी दे दो। तो फिर मोदी जी को वो दृश्य नजर आते हुए कि देखो, गुजरात मैं रो नहीं रहा था, वो रो रहा था, मरे गुजराती। तो वो एक था, वो बहुत इसलिए हमेशा हुआ। और जब मैं हुआ तो मैं भी उस दृश्य को, उस इंसिडेंट को नरेट करना चाहता था। मेरे भी सामने लगा जैसे मेरी टांगों में बच्चे कह रहे मेरा पापा दे दो, मेरा मम। और हकीकत यह है, जब मैं उनको अलविदा करने गया था तो मैं फूट फूट के रो रहा था श्रीनगर एयरपोर्ट पे। तो वो मेरे ख्याल में एक घटना थी, एक वाक़ा था, जिसको देखकर वो भी रो रहे थे, जिसको देखकर मैं भी रो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मेरी जुदाई में और मैं उनकी जुदाई में रो रहे थे। लेकिन हमारे लेकिन लोगों ने उसको बहुत गलत इंटर। लेकिन आजाद साहब, लेकिन यह है कि मेरा सवाल सिर्फ ये था कि लेकिन मुझे ये बताएं कि इस मीटिंग में, इस टेबल को सजाने में लेकिन गुलाम नबी आजाद का ये कोई? हकीकत है कि ये हकीकत है कि मैं 7 साल में पहली दफा पिछले साल या कोई सवा साल हुआ प्राइम मिनिस्टर से मिला था, और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने कहा कि आज मैं कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा। फोन पे ही मैंने बताया था, मैं देश के बारे में कोई आज बात नहीं करूंगा, वो मैं बहुत पार्लियामेंट में करता हूँ। उस वक्त मैं अभी लीडर पोजिशन ही था। मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने आया हूँ, और वाकई उस दिन कोई सवा घंटा उन्होंने दिया, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में उनकी जो समझ थी जम्मू कश्मीर के बारे में, मेरी जो जम्मू कश्मीर के बारे में समझ थी, वो खुल के हमने बात की। लेकिन यकीन से कहता हूँ कि आज की मीटिंग मेरे लिए भी एक अचंभा थी और अचानक थी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। आजाद साहब, एक और चीज भी थी कि तमाम लोगों को वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर 4 लोगों को बुलाया गया था, पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर 4 और लोगों को बुलाया गया था, और बाकी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया था। जिस समय आपने इनविटेशन बांटे तो आपने ये सब कहा, लेकिन जब आप अंदर पहुंचे,
वहां आपको ये पता चलता है कि पार्टी की तरफ से केवल एक व्यक्ति बोलेगा, तो वो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर पार्टी का नुमाइंदा ट्रीट किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं को नहीं 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 ना किया जा ना रहा। ये ना थोड़ा ना समझना चाहेंगे ना ये। ना 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 ना। और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पार्टी का एक ही आदमी बोलेगा। उन्होंने सीधे लाइन में थे। सबसे पहले उमर साहब थे, उसके साथ मैं, ये फारूक साहब थे, उसके साथ मैं था। तो पहला फारूक साहब का नंबर बुलाया, मेरा नहीं था। हम्म तो फारूक साहब ने कहा मैं सुनना चाहता हूँ। हम्म उसके बाद दूसरे नंबर पे था, तो मैंने बोल दिया। तो हम्म। फिर ऐसे लाइन से बुला रहे। लेकिन तो फिर उमर बहुत ज्यादा नहीं, शायद उसमें क्या हुआ कि चूंकि सरकार ने भी छूट दी थी बोलने की, तो उस छूट का सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फायदा उठाया। तो 4 घंटे, 4 बज गए, 4 घंटे लग गए। तो हम्म फिर उस स्टेज पे उन्होंने रियलाइज किया कि भाई पार्टी का अब जो हर पार्टी का व्यू पॉइंट तो आ ही गया है, अब दोबारा दोबारा इसको बुलाने की जरूरत है। तो आजाद ये साहब, उस स्टेज पे आजाद साहब, क्या आप ये बात मानेंगे कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैव चेंज? एक टाइम यही दरबार होता था, यही टेबल होता था, यही सजता था, अलगाववादी नेताओं को आमंत्रण दिया जाता था कि आप आइए बातचीत कीजिए। आज जिन लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया है वो सभी लोग हैं जिनके प्रत्याशियों ने डीडीसी के चुनाव जीते हैं, या जो पीछे इतिहास में जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहे हैं, या जिन लोगों का एक अपना इतिहास है, एक अपना नाम है, एक अपनी पोजीशन है जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या ये बात आप मानेंगे कि इस बार पहली बार वो हुआ है जो आप लोग भी अपने कार्यकाल में कहा करते थे कि आइए ठीक है आपसे बातचीत होगी, पहले ये बताइए चुनाव लड़ा है आपने कि नहीं, वोट आपके पास है कि नहीं? क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन 4 सालों में चेंज हुए और क्या ये सही है? डिस्कस। देखो, हर हर वक्त रूल्स चेंज होते हैं। गेम के रूल्स तो चेंज होते रहते हैं। हुँ, और इसी तरह से एक अलग हालात में हम इलेक्शन इस वक्त हैं। एक वक्त हम हिंदुस्तान की सबसे और दुनिया की सबसे फेमस स्टेट की पहचान थे, जम्मू कश्मीर। मैं अभी भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर दुनिया में पहली स्टेट है जिसको हर दुनिया का हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जानता है। हुँ, चाहे वो उनके अपने स्टेट याद हों या ना हों, अपनी कंट्रीज के। जी, अब अमेरिका में 50 के स्टेट है, शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट को 50 स्टेट याद आए या ना आए, लेकिन जम्मू कश्मीर जरूर मालूम होगा। ठीक। तो इस तरह से हुँ, उस स्टेट को आज हमें स्टेटहुड मांगने पर हुँ, हम तो पावर स्टेट और एक्स्ट्रा पावर की बात करती थी। हुँ, हमने कम कम से कम मेन स्ट्रीम पार्टीज है, उन्होंने तो कभी पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने कभी अलग सेपरेट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। हाँ, पावर्स की बात करते थे, भाई पहाड़ी स्टेट है, प्रॉब्लम्स है, बॉर्डर स्टेट है, हुँ, यहाँ आने में दिक्कत होती थी पावर। तो वो जो पावर्स, जिसमें एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर था, जिसमें एक वक्त में राष्ट्रपति था, तो हुँ, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से जी, सरकार चलाई जा रही है। जी, एक वक्त में किंग था, बादशाह था, महाराजा तो बादशाह ही था। तो जी, महाराजा से प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति तक पहुंचा, हुँ, वहां से चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा, गवर्नर तक पहुंच गया, और हुँ, अब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी तक पहुंचा। ये तो गेम्स तो चेंज हो गए और इसका बड़ा दुख लगता है, और ये देश के हित में भी नहीं हुआ। मुझे खुशी है इस बात की, अब पुरानी बातें हम लोगों ने परसों ये कहा कि भाई अब जो कुछ हुआ वो वापस तो आ नहीं सकता, सुई घड़ी की वापस मोड़ी नहीं जा सकती है। लेकिन आगे के लिए हुँ, जो हमने नुकसान पहुंचा है उसको हम कैसे भरपूरी करें, उसकी भरपूरी इसी तरह से हो सकती है कि स्टेटहुड हमें दी जाए जल्दी। उसकी भरपूरी हो सकती है हमारे इलेक्शन हो, उसकी भरपूरी हो सकती है कि जो बहुत लोगों को गलत फहमी थी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कि जम्मू कश्मीर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो हम हजार हजार अ, एकड़ जमीन लेंगे। उनको मालूम नहीं थी कि हमारे पास वो 1 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी, उसमें 60,000, उसमें तो 60,000 लद्दाख के पहाड़ी थे, जहाँ कुछ उगता नहीं है खाने के लिए। जी, और फिर जो बाकी जम्मू कश्मीर रहा उसमें पहाड़ और फॉरेस्ट है। हमारे पास क्या 10-12% जमीन है, उसमें बाग भी हैं, उसमें घर भी है, उसमें गांव भी हैं, उसमें सड़कें भी हैं, उसमें पुल भी हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज भी हैं। हुँ। बाकी हमारे क्या क्या के लिए, हमारे तो घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी। आजाद तो साहब, ये गलत फहमियां दूर हुई। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलगाववादी खेमा जो है इस बातचीत में बिल्कुल नहीं है। आज आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं।
आज आप देखते हैं कि अगर पाकिस्तान को लेकर कोई बात कर रही है तो महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। आज गिलानी बात नहीं कर रहे, आप बाकी अलगाववादी नेता बात नहीं कर रहे। क्या इस चीज को आप केंद्र सरकार की कामयाबी मानते हैं, या जैसे बाकी सारे राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, आपका इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अलगाववादी नेताओं नहीं, को ये आज लेकर। की जी। नहीं, ये आज की बात नहीं है। ये जब मैं 1996 में फारूक साहब की गवर्नमेंट बनी हम्म। और उसके बाद 6 साल बाद मुफ्ती साहब और हमारी कोalition बनी और उसके साथ चलती आई, तो हालात तो 1996 के बाद ठीक हो गए। ठीक। अब ये जो छुटपुट चीजें चलती हैं, ये हम्म। तो 47 से चलती आई हैं, चलती रहेंगी। इतना बड़ा देश है। बाकी यहाँ इस नाम पर होता है, कई जगह दूसरी चीजों पर होता है। जैसे पंजाब में देखिए, वहाँ किसानों के नाम पर होता है, बाकी कई राज्यों में नक्सलाइट के नाम पे होता है। तो इतना बड़ा देश है, उसमें तो अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन रियल आतंकवाद जिसको हम कहते थे, वो आतंकवाद 90 से और 95 और 96 तक था। ठीक। फिर उसका आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गया। हुँ। आज़ाद साहब, जैसे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया, थोड़ा-सा आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा, आपको आपका कार्यकाल याद कराना चाहूँगा। आप जिस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, आपने बहुत सारे कदम जम्मू कश्मीर में उठाए। कुछ एक कदम ऐसे थे जिनसे ऐसा महसूस होने लगा था आम कश्मीर में, जम्मू संभाग की बात नहीं कर रहा, जम्मू संभाग में तो लोग आपको अपना नेता उस समय मानते थे, आज का मैं नहीं कह सकता, उस समय। अब मैं कश्मीर संभाग की बात करूँगा कि कश्मीर संभाग में गुलाम नबी आज़ाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनते जा रहा था, और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलाम नबी आजाद बन चुका था कि जिस समय आपको याद होगा 2008 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के समय भी अटकलें लग रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा दड़ा टूटकर गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ जाएगा और सरकार बच जाएगी। आपके वो सारे कदम आजाद साहब आपको याद होंगे जिससे आपने आम लोगों में विश्वास भी पैदा किया था, और आपने इस चीज को भी इंश्योर किया था कि केंद्र सरकार भी उस समय आपके कामकाज से खुश थी। क्या मानेंगे इस बात को कि आपको एक आउटसाइडर एक लंबे समय तक माना गया, आज भी आप कश्मीर में एक आउटसाइडर हैं। उस आउटसाइडर होने के कारण आप कश्मीर के ऊपर कोई भी बात करें, जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या कश्मीर के अन्य नेता बात नहीं करते, तो उसको उत उसको उस परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं लिया जाता? और क्या आप मानेंगे कि सबोटाज था आपके साथ, और वो सबोटाज इसी कश्मीर की लीडरशिप ने ही किया था? ये देखते हुए कि आप जो कुछ कश्मीर घाटी में उस समय कर रहे थे, सब आपको याद आ गया होगा, कुछ लोग जेल गए, आतंकवादियों ने हथियार डालने शुरू किए, वो। और आप उस अगर पीरियड को याद भी करेंगे तो शायद आप इस बात को भी मानेंगे कि 2009 से लेकर 2014 तक अगर कार्यकाल कुछ अलग होता तो शायद आज 5 अगस्त 2019 होता ही नहीं। आपने ठीक कहा, और मेरा वो काम करना ही मेरे हटने का कारण बना। तो शायद अगर मैं ढीला काम करता तो मुझ पे कोई सपोर्ट विड्रॉ नहीं करता। ठीक। लेकिन वो ज्यादा काम करना, डबल शिफ्ट काम करना, ट्रिपल ट्रिपल शिफ्ट काम करना, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, कॉलेज देना, मिलिटेंट्स के को सरेंडर कराना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये चीजें, और ये जो हमारे निहत्थे लोगों को मारा जाता था, उनको कब्रों से निकालना, और जिन लोगों ने मारा उनको जेल में डालना, वो अभी भी जेल में है। ये जी। पहली दफा हुआ। ठीक। कभी भी बॉडीज, वही शिकायतें आती थी कि बहुत मासूम आदमी को, मजदूर को उठा के जेल में डाला। अभी भी कुछ पिछली दफा हुआ, लेकिन सजा तो कोई नहीं हुई ना। हुँ। तो उस वक्त भी 3 मजदूरों को उठा के और उनको पाकिस्तानी दिखाकर 3 साल पाकिस्तान ट्रेंड हुए, और उस पर इनाम और प्रमोशनें अफसरों को मिली। मैंने कब्र से जब निकाले और पहचाना, और जिन्होंने वो मारा था उनको, वो सब 13-14 लोग अब 15 साल से जेल में हैं। तो जाहिर है एक कॉन्फिडेंस लोगों को आया। करप्शन के खिलाफ बहुत लड़ाई हुई, बहुत ऑफिसर्स और मेरे अपने कुलीग्स के खिलाफ मुझे एक्शन लेना पड़ा, खाली इल्जाम पर, आरोप पर। तो ये चीजें जहां कश्मीर के लोगों को अच्छी लगी, उतनी ही ये चीजें मेरी वहां के पॉलिटिक्स को लगी। तो उस वही कारण बन गया मेरे वहां हटने का। अ, तो एक दौर था, और मैं उसमें कोई मुझे रोष नहीं मिला, क्योंकि मैं जब भी था स्टेज पे मैं कहता था कि भाई, मैं जैसे फिल्म में एक होता है गेस्ट अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस फिर किसी हीरो की होती है। मैं तब भी कहता था,
मैं दिल्ली में काम किया हूँ पूरी उम्र, तो मैं यहाँ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आया हूँ और इस गेस्ट अपीयरेंस में मैं 24/7 काम करूंगा। और मुझे खुशी है कि उन 2.5 सालों में मैंने 18 घंटे बराबर काम किया, आजाद हर साहब, दिन 18 घंटे काम। आप इसी चीज को अगर आगे लेकर चलें, 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार रही, 2014 से 2019 तक पीडीपी भाजपा की सरकार रही, 5 अगस्त 2019 हुआ। आजाद साहब, आतंकवाद आप भी जानते हैं कि दोबारा से जो कश्मीर में 2009 और 2014 की और लड़ाई के बीच में जो और वापस उसके आया। बारे में डट के मैंने पार्लियामेंट में बोला। आजाद साहब, मैं आपसे इस समय ये समझना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 इतिहास हो चुका है, क्या दफा 370 को लेकर कांग्रेस ने भी अब सोचना बंद कर दिया है कि ठीक है, हम भी इतिहास में जो कुछ करते गए, 1975 तक जो बदलाव हमने संविधान में लाए, घड़ी की सुइयां इंदिरा जी ने कहा वापस नहीं आएंगी, नहीं आई, तो अब 370 पर कांग्रेस क्या कहती है, घड़ी की सुइयां वापस आएंगी या आप भी अब कहते हैं क्लोज दिस चैप्टर, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, लेट अस मूव अहेड? देखिए, हम लोगों ने, मेरी पार्टी का मानना है कि जो कानून भी है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला जाता है तो हम पब्लिक में इस पर चर्चा नहीं करते। और ठीक। आपने देखा है कि अभी हालिया मिसाल रही है बाबरी मस्जिद को लेकर। कई स्पीचेस मेरी, उस दिन जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस वक्त भी मैं मिनिस्टर था, उस वक्त भी मेरी 1.5 घंटे की तकरीर लोकसभा में हुई। आज तो राज्यसभा में हुई, लेकिन उस वक्त मैं मिनिस्टर था, तो मिनिस्टर राज्यसभा में भी बात कर सकता है। तो उस वक्त भी मैंने पार्टी की तरफ से ही बोला था। 1991 की बात कर रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। और उसके बाद हम लड़ते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गई तो हमारी पार्टी ने भी, और हिंदुस्तान की तमाम उन रीजनल पार्टीज में जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात दोबारा से करते थे, एक दफा ये जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सबने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट गया है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कानून में ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई इश्यू है तो अगर आप पब्लिक में उसको बोलेंगे तो आपको सजा मिल सकती है। हमारे एक वकील ने, बहुत सीनियर वकील ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट बड़ी लिबरल है कि वो हमें एक्शन हमारे खिलाफ नहीं ले रही है। हम रोज बाहर कह रहे हैं कि 370 दे दो भाई, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक पुरानी पार्टी के होने के नाते और पास प्रेसिडेंट्स को देखते हुए कि जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए तो कानून का पालन करना चाहिए, और उसे अगर जो कुछ भी कहना है, जो स्टैंड भी लेना है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होगी उस वक्त लेनी चाहिए, लेकिन बाहर में नहीं लेनी चाहिए। यही हमने परसों किया कि हमने कहा 2 इशू है, 2 बड़े इशू थे, स्टेटहुड का इशू था और दफा 370 का। लेकिन चूंकि दफा 370 सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो उसमें हम बाहर कोई नहीं कहेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी उस वक्त जो पार्टी निर्णय लेगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेगी। लेकिन स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, इसलिए हम सरकार के साथ भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। आजाद ये साहब, मामला। क्या समझते हैं स्टेटहुड जो है जम्मू और कश्मीर अंदर भी दूसरी पार्टियों ने भी, परसों की मीटिंग में दूसरी पार्टियों ने भी जब 370 का उल्लेख आया, उसकी बात आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, हमको जो भी करना है, लड़ना है या चुप रहना है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। आजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा पहले स्टेटहुड, उसके बाद चुनाव। मुझे ये बताइए कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि पहले चुनाव, और यहाँ तक बातें चल गई हैं कि नहीं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अंदर खाने ये तैयार हैं कि आप चुनाव कराइए, जिस भी स्थिति में आप चुनाव कराएंगे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका अपना मत क्या है? क्या कांग्रेस अगर नहीं, ये लिमिटेशन जब नहीं, जब गृह मंत्री जी बता रहे थे चुनाव होगा, इलेक्शन नहीं, डिलिमिटेशन होगी, चुनाव होगा और स्टेटहुड होगा, तो मैंने गृह मंत्री को रोका बोलते बोलते, 1 मिनट रोकिए, इसको रिवर्स करिए, पहले स्टेटहुड फिर इलेक्शन। और मैंने कहा कि जैसी गलती आपने स्टेट को तोड़ के की, वैसी गलती दोबारा नहीं करना कि पहले आप इलेक्शन करो और फिर स्टेटहुड हो, क्योंकि अगर स्टेटहुड के बगैर इलेक्शन करो, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कितने लोग पब्लिक वोटर पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए जो गलती पहले हुई वो दोबारा नहीं करना। तो आजाद साहब, आपका अपना राजनीतिक अनुभव क्या कहता है?
क्या केंद्र सरकार चुनाव पहले कराएगी या आपकी बात मानते हुए स्टेटहुड पहले देगी? आपका अनुभव, आप जानते हैं देखो प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी। देखो अभी बहुत दूर है। अभी हम सब ये चाहते थे कि डिलिमिटेशन के बगैर हो जाए। हम्म, उमर साहब ने भी तो उठाया, लेकिन हम सब लोगों की ओपिनियन थी हम्म, कि असम के अंदर जब डिलिमिटेशन के बगैर किया तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। हम्म, लेकिन उसका एक वाजिब जवाब होम मिनिस्टर ने दिया, जिसकी वजह से हम चुप हुए। उन्होंने कहा कि असम के अंदर कोई सीटें न बढ़ी न घटी, हम्म, लेकिन यहाँ सीटें 7 बढ़ गई है। हम्म, तो अगर हम चुनाव डिलिमिटेशन के बगैर करेंगे तो ये 7 लोग कहाँ से लड़ेंगे। ठीक। 7 लोगों के लिए तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करनी है। हम्म, तो उसमें हमारा जवाब नहीं था जो वाजिब जवाब था, तो इसलिए डिलिमिटेशन करना। तो लेकिन जब गृह मंत्री जी को मैंने बताया तो मैंने कहा देखिए यहाँ बीजेपी और सब रीजनल और सेंट्रल पार्टी हम सब चाहते हैं यूनानिमस पहले स्टेटहुड हो हम्म। और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। आजाद लेकिन साहब, अभी वो दूर है। अभी वो दूर है क्योंकि कितना दूर अगर आजाद साहब? जल्दी भी अगर नहीं, अब ये लिंक्ड हो गए ना। जी, हमारी डिलिमिटेशन लिंक हो गई कोविड से। जी, ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। क्योंकि गृह मंत्री ने बताया कि भाई अभी तक डिलिमिटेशन खत्म हो गई होती, हम्म, लेकिन कोविड आया हम्म, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अफवाहें भी बहुत होती हैं। जी, जी, हमारे देश में मैं अभी 45 साल से रहा, सबसे जितनी पूरे देश में अफवाहें होती हैं उससे 10 गुना सिर्फ हमारी स्टेट में ही होती है। जी, कुछ बिल्कुल। कैसे जनरेट होती हैं मुझे नहीं मालूम। हम्म, तो अफवाहें थी कि इसको काटा जाएगा, उसको काटा जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा, यहाँ ज्यादा देगी वहां। तो उसको पे भी गृह मंत्री ने बताया देखो जो इसके कायदे और पैरामीटर्स बने हैं हमने नहीं बनाए हैं, पुरानी सरकारों ने बनाए डिलिमिटेशन की। तो हम्म। उसी जो पुरानी सिस्टम है उसी के अनुसार डिलिमिटेशन होगा। तो हम कोई ये हमारी पार्टी या हमारी सरकार को बैठ के नहीं बना रही डिलिमिटेशन। जो डिलिमिटेशन के मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़ेगा, ब्लॉक जाना पड़ेगा, उनको म्युनिसिपैलिटी ये पंचायत तक जाना पड़ेगा, उनको पब्लिक हियरिंग लोगों की लेनी पड़ेगी, अज- पब्लिक में उनको कहना होगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है जो कोविड में नहीं हो सकता। कोविड अगर नहीं होगा तो जल्दी खत्म होगा, अच्छा, कोविड आजाद साहब, बढ़ेगा तो ये और लटकेगा आजाद कोविड साहब। बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आजाद साहब, जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की मैं बात करूं, हर्षदेव सिंह प्रदर्शन कर रहे थे। आपके पुराने साथी डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जो है वो भी नाराज नजर आए। एकजुट जम्मू नए उभरते हुए नेता हैं उनके, एडवोकेट अंकुर शर्मा, वो भी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा भाई आपने जब जम्मू कश्मीर की बात करनी थी, आपने कश्मीर के क्षेत्रीय दल तो बुलाए, लेकिन जम्मू संभाग से आपने जम्मू संभाग के जो क्षेत्रीय दल है उनको नहीं बुलाया, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस जम्मू की अक्सर या तो भाजपा रिप्रेजेंट करती है या कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी करती है। तो क्या आप ये मानेंगे कि ये जो टेबल सजा, इस पर कुछ और लोगों को आमंत्रण दिया जाना चाहिए था, या आप ये मानते हैं कि उन्हें आमंत्रण, और आप क्या समझते हैं क्यों नहीं उन्हें आमंत्रण दिया गया? आपका अपना मत इसमें क्या है? अब उन्हें क्यों नहीं दिया गया तो वो तो गृह मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर से। हम्म, लेकिन ये गलत बात है कि उनकी बात नहीं की। मैं तो खुद जम्मू प्रोविंस का हूँ। जी, मैंने जम्मू की इंडस्ट्रीज की बात की हम्म, कि कितनी परसेंट, 50 से 65% हमारी इंडस्ट्री कटवा सामा में बंद हो गई इस दौरान में 2-3 सालों में। और उनमें से हजारों क्या लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ये जम्मू की बात की है। हमने जम्मू की बात की, माता वैष्णो देवी के जो पर्यटक, मैं अपनी बात करता हूँ, ये कि पर्यटक वहां आते थे तो वो इसकी वजह से सब कम हो गए, जिसकी वजह से हमारे टैक्सी, टांगे, दुकानदार, होटल सबको नुकसान हो गया। हमने ये बात की कि भाई हमारा ट्रांसपोर्ट जो था, जम्मू का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो बसों का ट्रांसपोर्ट भी था, ट्रकों का ट्रांसपोर्ट। ट्रकों का ट्रांसपोर्ट हमारे जम्मू से जाकर जितना फ्रूट था पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाता था और पूरे हिंदुस्तान से सामान लेकर जम्मू ले जाता था। तो हमारे ट्रक में, और उसमें हजारों ट्रक वाले, उसमें एम्प्लॉयज बाकी थे, सामान चढ़ाने वाले, सामान उतारने वाले, उनका नुकसान हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। हमने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी जम्मू की जितनी है वो निर्भर है ये इस कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी हो। और वो जब जम्मू में आ जाते हैं 6 महीने के लिए तो वो कितना खरीदते हैं। हम्म,
बहुत ज्यादा हर चीज खरीदते हैं। जी जी कश्मीर में ये आदत तो है कि ज्यादा खाना खाना, गोश्त खाना, सब्जी खाना, कपड़े पहनना वो शौक है। तो उससे हमारी जो जम्मू की इकोनॉमी है वो कितनी बढ़ गई है। जब जी कश्मीर ठप हो गया तो जम्मू भी अपने आप से ठप हो गया। तो जम्मू की ऐसा नहीं है कि कश्मीर की चाहे संख्या ज्यादा हो, लेकिन पहले से ही हमने जो जम्मू की हमने, और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने जितने भाषण किए हैं 7 साल में या पूरे 40 साल में, जम्मू की और कश्मीर को और लद्दाख को बराबर उनकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रखा है। ये जरूरी नहीं है कि एक रिलीजन का आदमी होगा तो वही करेगा, हम्म, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम्म, हम कहते हैं जिसकी भी जो जरूरत है, वो जम्मू वाला हो, कश्मीर वाला हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख ईसाई हो, वो शहर वाला हो, देहात वाला हो, हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, सर्विस वाला हो, उसकी जब जब भी प्रॉब्लम आई है तो हम लोगों ने उसमें जम्मू और कश्मीर और हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं किया। आजाद साहब, आपसे पूरी इस बातचीत में एक चीज बार बार एक चीज जो निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि इतने आश्वस्त कश्मीर के नेता नहीं नजर आ रहे, इतने आश्वस्त हमारे जम्मू संभाग के जो नेता वापस आए हैं इतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपका आपके चेहरे का तेज ये बताता है कि आप आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में स्टेटहुड भी रिस्टोर होगी, हालात भी ठीक होंगे। क्या हम गुलाम नबी आजाद को देखो देखो क्या हम आजाद साहब, देखो, मेरा सवाल है, क्या हम गुलाम नबी आजाद को किसी और रूप में या किसी और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जम्मू कश्मीर में देखेंगे? बिल्कुल नहीं, एक आदमी है, ये सब मिशीवस। मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर में हमारे, हम्म, माफ करिए, मेरे ही सब भाई बहन है, लेकिन सब भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अफवाहें चलती हैं। बिल्कुल। तो एक एक परसों से ही हम्म, वो कोई आदमी है मिशीवियस आदमी, हम्म, वो किसी से बात नहीं कर रहा। वो हम्म, कहता है खुद ही, पारमो साहब हम्म, बुजो यशो अहमद गोड़ियथी टेलर मेड बनाओ, हाँ अच्छा। हाँ स्कीम। हम्म, और ये मैं उर्दू में कहूं कि हाँ, हम्म, वो लेकिन है कश्मीरी में। हम्म, एज इफ ही इज टॉकिंग टू सम पारमो साहब, हम्म, पारमो साहब आप सुन रहे हैं, हम्म, हाँ, कि ये पहले सब मीटिंग तय हुई है, टेलर मेड, हम्म, इसमें कुछ नहीं है। गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो नई पार्टी बनाएंगे, हम्म, सब पार्टियां उसमें मदगम होंगी, वो सीएम होंगे, वो बीजेपी उनको चाहती है चीफ मिनिस्टर बनाना, हम्म, और डिप्टी बीजेपी को होगा। हम्म, तो मैंने उसका मालूम कराया किसी की मिशीफ है ताकि हम लड़े पहले ही, हम्म, हाँ? जैसे आज यूनाइटेडली हम लड़ रहे थे तो हम सब चीफ मिनिस्टरों के लिए लड़े, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर में लड़ाई के लिए हूं नहीं, मैंने तो छोड़ दी। आपने शुरू में ही कहा कि हम्म, वो कुछ लोग थे मेरे पास तैयार जो टूट के आने वाले थे, और मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हम्म, यहाँ मेरे कुछ साथी हैं हम्म, जिनके मुंह की तरफ मैं देख रहा हूँ कि हम्म, मेरे साथ हैं, हम्म, हाँ? लेकिन मैं उस तरह से सरकार नहीं बनाना चाहता हूँ, तो जी। मैं कोई मेरी इंटरेस्ट नहीं। और मैंने उस वीडियो को मालूम कराया तो हम्म, वो अगला वाला कोई नहीं था, हम्म, क्योंकि 5 मिनट वो बात कर रहा, अगला वाला हूं हाँ तो करता, तो हम्म, उसका मतलब वो अगला वाला वो पारमो जी कोई नहीं था, हम्म, वो खुद ही एक फेक उसने बनाया और कंफ्यूजन करने के लिए। जी। तो इस तरह के लोग हैं हमारे कश्मीर में, हम्म, जम्मू कश्मीर में, जो लड़ाएंगे, मुझको लड़ाएंगे एनसी के साथ, एनसी को लड़ाएंगे पीडीपी के साथ, बीजेपी को लड़ाएंगे, जम्मू लोगों को कश्मीर के साथ, कश्मीर वालों को जम्मू के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ। तो हम्म, मैं आपके इस चैनल के द्वारा, मैंने अभी आज तक किसी को नहीं कहा, आपके चैनल के द्वारा कहूंगा कि हम्म, आने वाली इन अफवाहों से दूर रहें। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी लीडर जम्मू कश्मीर का है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी, हम्म, सब दिल से कोई अपने लिए नहीं मांग रहा है, हम्म, सब दिल से मांग रहे हैं कि वाकई इन 2-3 सालों में, और विशेष रूप से ये 1.5 साल में हम्म, बहुत खराबी हुई है। ठीक। बहुत खराबी, ये खाली सड़क बनाना और बिजली का प्रोजेक्ट नहीं होता। हम्म, एक दिल आदमी खुश होना चाहिए, जी। उसे डर है फौज का, उसे डर है पुलिस का, उसे डर है कि मैं अगर खुल के बात करूंगा जेल में चली जाऊंगा। हम्म, तो वो आजादी बोलने की, कहने की, सरकार के साथ, वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम्म, उसके खिलाफ बोलने की आजादी होनी चाहिए, अपनी मांग की आजादी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम इस वक्त सब नेक नियति से, मैं तो अपनी की बात करता हूं, और हम्म, उसमें आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा लगता है कॉन्फिडेंट कि नजर आ आप रहे हैं आपके आपके कॉन्फिडेंट लगते हैं, हम्म, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा। हम्म,
देखो, जो भी मौजूदा सरकार है उससे अब लड़ाई करके कुछ नहीं निकल सकते। ठीक। लड़ाई करी हमने, हम्म, क्या निकला उससे? मैंने पार्लियामेंट के अंदर लड़ता रहा 2 साल से, हम्म, मेरे साथी कश्मीर के अंदर लड़ते जेल में गए, बंद रहे। हम्म, अब गृह मंत्री जी ने खुद बताया 16,000 के लोग जेल में थे, छोड़ दिए उन्होंने। तो क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो वक्ते हुकूमत जो है, हम्म, वक्ते हुकूमत से अपना काम निकालना। ठीक। ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरी हुकूमत काली आने वाली है। अगर ऐसी होती तो मैं कहता इंतजार करो हम्म, कांग्रेस की, वो भी दिखता नहीं है, हम्म, या कोई एनसी की यहाँ दिल में हुकूमत। तो जो हुकूमत है उनसे मिलके ही, उनसे समझा के ही कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक रास्ता कौन है, देश के लिए कौन सा रास्ता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कौन सा रास्ता है, मिलके निकाले। और अगर हमको पहले ही दिन कहेंगे हमको तुम पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कहेंगे नहीं है तो बैठो, तुम जहां बैठे हो हम जहां बैठे हैं, तो हम हुकूमत कर ही रहे हैं। अब हमको बंद करके, या हमको हमारी स्टेट तोड़ के, या हमारी यूटी बना के, वो तो हुकूमत कर रहे हैं ना, उनको सेहत पे क्या असर पड़ा? कुछ नहीं। तो इसलिए हम्म, सेहत पे तो हमारी असर पड़ा ना, हमारी का मैं जब मैं कहता हूँ गुलाम नबी आजाद की नहीं, हमारे मजदूर पर, हमारे किसान पर, हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी से डिग्रियां कर करके निकले, एमए बीए, लड़के लड़की कोई जमीन बेचकर अच्छे मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो क्या है? आजाद साहब, ये सारी बातें आपकी सुनने का अंत में सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर आजाद साहब का बयान आता है, बीच में आप आए भी, आपने लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद लंबे समय से आप जम्मू कश्मीर नहीं आ रहे। क्या इसकी कोई राजनीतिक वजह है, या अब नहीं, आपने इससे इसकी नहीं लंबे इससे जम्मू कश्मीर में, मैं हिंदुस्तान में कह ही गया ही नहीं है 2 साल से, जी, पूरे देश में। जबकि मैं एक 8-9 स्टेटें एक महीने में घूमता था। जी, तो जब से कोविड आया है तो पूरी कंट्री में ही नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले, 2.25 महीनों के बाद हुँ। घर से निकला, दरवाजे के बाहर। तो तब ये 2 साल से यही, जैसे आज बात हो रही है ऐसे ही हो रही है, मैं कहीं नहीं गया। तो जम्मू कश्मीर, इसका मतलब जम्मू कश्मीर भी अभी आपका जल्द आना नहीं होगा, ये आ रहे हैं आप? नहीं, ये कोविड कोविड खत्म हो जाए, मैं आज हर रोज सुबह शाम कोविड देखता हूँ, जम्मू में कितना है, कश्मीर में कितना है। जहां कम हो जाएगा वहां जाओ, यहाँ हम क्योंकि बहुत जान। जम्मू में कम हो गया है, हालात यहाँ के ठीक है, इधर आप आ सकते हैं। तो अब जम्मू में तो मैं आ गया हूँ, अभी कश्मीर की बारी है। जम्मू में मार्च में आया हूँ, कश्मीर बहुत समय हो गया, कश्मीर वहां एक जाना लंबा जरूरी है। लंबे समय हो गया है। लंबा समय। हुँ, तो और पहले जब कोविड था तब सरकार ने नहीं जाने दिया। हुँ, जम्मू एयरपोर्ट से वापस किया, श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 दफा बात किया। और जब मैं अक्टूबर में गया तो तब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के और जीत के तब गया। तो ये हालात तो सबको हमें इनसे गुजरना पड़ा। जब हालात ठीक थे तो सरकार ने जाने नहीं दिया। जब सरकार ने जाने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जाने दिया, तब कोर्ट ने जाने नहीं दिया। अच्छा, तो ये किस बताइए, किस क्या ये एकमात्र ऑल पार्टी मीटिंग है, या आपको लगता है कि दावतनामा फिर मिल सकता है? देखिए, मैं मेरा अपना ओपिनियन है कि एक मीटिंग में सब दूरियां और सब कंफ्यूजन हुँ, और मिसट्रस्ट दूर नहीं हो सकता। मिसट्रस्ट है, कंफ्यूजन है, कुछ हद तक वो कम हो गया, मैं ये ठीक, नहीं कह सकता दूर हो गया। ठीक, और वो एक मीटिंग नहीं हो सकता। हुँ, इसकी मीटिंगें कब 3-4 महीने में एक दफा होनी चाहिए, ठीक, वहां ताकि और खुल के होनी चाहिए। जिस तरह इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने खुल के कहा कि भाई मैं बिल्कुल एक जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि मैं खुश हुआ कि आप लोगों ने दिल की बात की। कि दिल की जब बात की तो मेरे दिल में भी वो घुस गई, कई चीज मेरे दिल में भी आई, हुँ, और मेरे भी कई कंफ्यूजन दूर हुए। तो मेरे ख्याल में इस तरह के माहौल में, वातावरण में, अगर हर 3 महीने 4 महीने बात हो जाए, उसमें प्रोग्रेस भी की जा सकती। भैया आपने कहा था ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो एक मौका भी मिलता है। तो उस चीज के लिए हम सब लोगों को कलेक्टिवली बात करना होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे जम्मू के बीजेपी के भाई भी, जब हम अलग होते हैं तो हम सोचते एक जैसा सोचते हैं, जब सामने होते हैं तो सरकार पार्टी अपनी पार्टी लाइन लेती है, अपोजिशन अपनी पार्टी। मैं सोचता हूं कि जम्मू कश्मीर के बारे में सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है उसको, और दूसरी विपक्ष के दल जो रीजनल है या नेशनल
पार्टियां हैं उनको एक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि स्टेट एक है, डेवलपमेंट होगा तो पूरे स्टेट का होगा, बर्बाद स्टेट होगी तो दोनों रीजन बर्बाद। आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।